तो बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप के पी वाई क्यू है, तो कुछ क्वेश्चन पी वाई क्यू के भी लाए हैं, कुछ सॉल्यूशन भी लेके क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। पहले पार्ट के तो हमने क्वेश्चन कर भी लिए थे, याद करो, हमने ड्री बर्गरे तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो लगभग लगभग उसके बाद के ही क्वेश्चन। डिटरमाइन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल नेसेसरी टू गिव एन इलेक्ट्रॉन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इतना विच इज साइज ऑफ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ एटम इन द क्रिस्टल। कल मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। इंटर एटॉमिक स्पेस का कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा हो तो मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर उसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है। तो हमें एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल निकालनी है। अगर याद हो तो हमने लेमडा की वैल्यू, वैसे क्या होता है, पी इजिकल टू क्या होता है, एच बाय लेमडा होता है। ये किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है। तो हमने लेमडा बोला था, ये होता है एच अपॉन एम वी। फिर ये बराबर हमने किया था 2 MEV, वैसे किया था, फिर ईवी पुट किया था। फाइनल रिजल्टेंट जो हमारे पास निकल के आया था, इट वाज 150 अपॉन में वोल्टेज। तो आपको सिंपल क्या करना है, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 150 अपॉन में वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो ये वोल्टेज दे दी थी, किस में देती, आर्मस्ट्रॉन्ग में दे दी थी। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150, लेमडा की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो कितनी वोल्टेज आगे बच्चे, 150 वोल्टेज आगे, बस। क्लियर है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, तो आप डायरेक्टली डी ब्रोगली इक्वेशन से भी कर सकते हो। क्लियर हो गया सभी को। यस सर। यस। यस सर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉजिटिव हाइड्रोजन है, लाइक आयन है, ठीक है। H प्लस लाइक आयन है, हैविंग इलेक्ट्रॉन एट इट्स ग्राउंड स्टेट है, फिर इंजेक्ट कर रहा है। इफ फोटोन है वेवलेंथ इतना है और लेस एब्जॉर्ब इट, आइडेंटिफाई द आयन। हमें आयन निकालना है कि क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो कि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि हमें जेड की वैल्यू निकालने, एक तरीके, अगर अब जब भी हम एटम को निकालने की कोशिश करते हैं, आयन को निकालने की कोशिश करेंगे एटम में से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला। अगर हम कोई बात करें कि कोई भी En2 माइनस En1 है, तो याद करो हमने पुट किया था Hc अपॉन में लेमडा। फिर हमने बोला था एक इक्वेशन ये है, ई, कोई भी ई एनर्जी होती है, ई एन एनर्जी होते है, वो क्या होगा बच्चों, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर, यही होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पुट करें बच्चे, तो अगर मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूँ तो प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि N1 छोटा है तो N1 स्क्वेयर, वो 1 अपॉन में N2 स्क्वेयर। N2 ज़्यादातर बड़ा आता है तो बाद में आता है। दैट विल बी इक्वल्स टू Sc अपॉन में लेमडा, या तो एक ये कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर याद करो तो हमने एक लेमडा की वैल्यू निकाली थी, 911 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन जेड स्क्वायर, 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर, ये वैल्यू भी निकाले। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, उससे आपको लेमडा की वैल्यू पुट करनी है। ग्राउंड स्टेट से इंजेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली जो N1 की वैल्यू वो तो 1 हो गई, ठीक है। N2 की वैल्यू हमें पता करनी है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। अच्छा, इसमें ये भी है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2 to 8 इंजेक्ट कर रहा है। अगर यहीं से ही इंजेक्ट कर रहा है, अगर ये यहीं से इंजेक्ट कर रहा है, फिर तो इसने बोला ही नहीं कि हमें कहाँ पे लेके जाना है। हम तो सीधा वैल्यू ये भी पुट करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा क्यों किया हमने। सीधा यहाँ पे बच्चे एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एस सी अपॉन में लेमडा। जेड की वैल्यू निकालनी है बस यहाँ से, ठीक है। जो जेड की निकलेगी वही निकल जाएगा आपका, निकालना जेड की वैल्यू एक बार। एन की वैल्यू 1 पुट करनी है, क्योंकि कहाँ से इंजेक्ट हो रहा है, ग्राउंड से ही हो रहा है। जेड की वैल्यू निकालने तो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर
एच सी की वैल्यू याद करो हम क्या पुट करते थे वैसे। आप अगर जेई के पुराने क्वेश्चन करोगे तो उसमें हर बार एच सी की वैल्यू या एच की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है। वन से 14, 12, 4, 2, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय लैम्डा कितना है बच्चों? 28 आर्मस्ट्रॉन्ग। 28 से 28 कैंसिल हो गया। जेड स्क्वायर की वैल्यू होगी 12420 डिवाइड बाय 228 इंटू 13.6। ये कैलकुलेट करो जल्दी से, विदाउट कैलकुलेटर करो जल्दी से, क्या आंसर आता है? 4। करेक्ट, 4 आ रहा है। तो जेड की वैल्यू 2 आ रही है। 2, ऐसा कौन सा आइटम है जिसपे प्रोटॉन की वैल्यू 2 होती है बच्चे? हीलियम है ना, है ना? यस। लेकिन वो हाइड्रोजन की तरह बिहेव करना है तो He+ होना चाहिए। समझ में आ गया? यस और नो? आयन भी पहले ही बोल दिया उसने। एटम बोलता तो मैं वहीं तक ही छोड़ देता। क्लियर एवरीवन? यस। यस सर। नहीं देखो, नेक्स्ट कह रहा फाइंड द टेम्परेचर एट विच एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स द बाइंडिंग एनर्जी। वो भी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी। और उसने बोल रखे है अगर हम उसको गैस को माने तो इसके बराबर होनी चाहिए। अब याद करो, बाइंडिंग एनर्जी हमें पता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या बोला था कि जब वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं उसको दे दूंगा तो उसके बाइंडिंग एनर्जी से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है बच्चों? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ में आ गया? ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है। और यही किसके बराबर होगा बच्चे? 3/2 के टी के बराबर होगा। तो उसको सोल्व कैसे करना है? टी की वैल्यू निकालनी है बस। किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अ, एक सेकंड रुको, एक के टी का फॉर्मूला भी होता है, के टी का भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला होता है, मुझे याद करने दो। T/2 26, सॉरी, टी अपॉन में के की वैल्यू बोल्टजमैन कांस्टेंट तो वैल्यू तो पता है, पर एक शॉर्टकट भी होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक सेकंड रुको। पी के ऊपर डिपेंड होता है, बोल्टजमैन कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही है। एक और भी होती थी, मुझे याद नहीं आ रही, के टी हमने लिखता था मैं, कुछ कुछ वैल्यू होती थी। चलो इसको भी यही रहने दो। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों? 13.6, 1.6 इंटू 10⁻−19, ये तो पूरा हो गया जूल में। 3/2, के की वैल्यू आप सभी को पता है, के की वैल्यू क्या होती है? 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो देखो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन ये वैल्यू आ जाएगी। तो बस चुपचाप आपको टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। ये वाली टेम्परेचर की याद रखना केल्विन में आएगी। तो 13.6, 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 2 ऊपर ले जाओ, 3 नीचे, 1.38 10⁻⁻23। इसको सोल्व करो और ये हो जाएगा 10⁻⁴। इसको सोल्व करो जल्दी से, देखो क्या आता है। और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है।
करेक्ट आंसर था 1.05 10 रेज टू ट्वेंटी पावर। फोर ठीक है, ये आंसर है करेक्ट। तो कितना डिग्री सेल्सियस है, सोच रहे हो? इसका मतलब पता है क्या, जब आपने इतना टेम्परेचर हीट कर दोगे ना, तब इलेक्ट्रॉन जो होगा ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने एटम के बाइंडिंग एनर्जी से बाहर निकलेगा। तब तक तो पूरा जल ही चुका होगा। सोचो, इतना टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी तो थी जो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर थे, उसको डायरेक्टली 3/2 kT के बराबर कर दिया। के की वैल्यू आप सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कैसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हो वो भी आपको पता, हमने कन्वर्ट करके आंसर निकाल दिया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। सो रहे हैं क्या बाकी? हो यस गया सर। हो गया सर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इसको फ्रिक्वेंसी से या वी कुछ मान लो, इल्यूमिनेट अ मेटेलिक सरफेस, इंजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा। फिर वो कहता है कि द फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम एनर्जी आर जस्ट एबल टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। पहले हमने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इल्यूमिनेट कराई मेटल सरफेस से, जिससे वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुए। फिर वही फोटो इलेक्ट्रॉन आयनाइज करते हैं हाइड्रोजन एटम को। आयनाइज कर लो, हम सभी ने पढ़ रखा आयनाइजेशन एनर्जी। फिर वो बोलता है व्हेन द होल एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना अगर हमने इतने रेडिएशन फ्रीक्वेंसी डाला, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स so emitted are able to excite the hydrogen atom which then emit a radiation of इतना वेवलेंथ। इतना वेवलेंथ निकाल, फाइंड द वेवलेंथ निकालना है। पहली वाली में ही था तो उसने आयनाइज कर दिया, दूसरी वाली में इतना है तो उसने इतनी वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इतना उसने वेवलेंथ को बच्चों क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अगर हम पहले वाले कॉन्सेप्ट से करें, तो पहले वाले में बच्चों हमें पता है कि मेटेलिक सरफेस पे हमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा काइनेटिक मैक्स इक्वल टू HF-के 5, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें F की जगह हमें V पता है, ये हो गया H, ये हो गया V, ये हो गया। और ये जो हमने के मैक्स निकाला, अब इसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसने बोला कि जो आपने यहां से इल्यूमिनेट किया है ना, वो आयनाइज कर दिया। और आपको पता आयनाइज में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। समझ में आ गया? यही तो हो गया आयनाइज का मतलब, याद है हमने आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी छोड़ के चला जाता है, याद है? मतलब कि n = 1 से एन इन्फानेट पे चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयनाइज करना। और आयनाइजेशन पे एनर्जी कितनी निकल सकती है, इतनी निकल सकती है। क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर हो गया? यस। यस सर। दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन इस बार फ्रिक्वेंसी कम कर दी, वही फोटो इलेक्ट्रॉन को किया। लेकिन इस बार क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, इस बार हमने सेम काम किया। हमने इस बार 5/6 फ्रिक्वेंसी ली है, उससे हमने यहाँ पे बच्चों फोटोन को इंसिडेंट करवाया है। और फोटोन को जब इंसिडेंट करवाया, सॉरी, हाँ, फोटोन को जब हमने इंसिडेंट कराया तो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। यही फोटो इलेक्ट्रॉन अब एटम पे एक्साइट करते हैं एटम को, और वहां से ये वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आपको पता है ये वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर, उस केस में फ्रीक्वेंसी होगी SC/λ। क्योंकि सर यही तो लैम्डा एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, वो एनर्जी ये हो गई। तो इस बार हमें ये वाली एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो SC की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 14240 डिवाइड बाय 1215। ये भी किस में निकलेगी बच्चे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। ये होगा 5/6 HV-के 5। देखो फाइव तो उसने पूछा नहीं है, तो मैं 1 - 2 कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 13.6 माइनस के 1240 डिवाइड बाई 1251, दिस माइनस दिस, 5 से 5 कैंसिल, HV-के 5/6 HV, ये आ गया।
ठीक है, एच कॉमन ले लो, मेरे ख्याल से 1/6 वी आ जाएगा। ये आंसर निकालना है, एच से डिवाइड करना है, बताओ कितना आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए होगा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बाद में खत्म करना पड़ेगा हमें। कैलकुलेशन तो देखो ऐसी ही आती है, इसमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। करो उसको, काट के बताओ ये कितना आता, माइनस करो, जो भी माइनस आएगा उसको 1.6 -19 इक्वल टू एच की वैल्यू डालो, 6.6 10⁻⁻34 V/6। बस वी की वैल्यू निकाल के देखो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालो जल्दी से। ये आ रही लगभग 2.2। ये आ रहा आंसर, देखना हर्ट्स में। तो क्वेश्चन देखो, पहले उसने बोला था कि मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी, वो कितनी निकल सकती है आयनाइज के लिए, इतनी निकल सकती है। दूसरे केस में मैक्सिमम तो नहीं निकलेगी, तो डेफिनेटली हमें ये वाली फ्रिक्वेंसी के, सॉरी ये वाली वेवलेंथ के हिसाब से हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। Okay. क्लियर है? Yes, sir. ये देखो, ये कह रहा है फाइंड द क्वांटम नंबर एन, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच ई आयन, ठीक है, इफ ऑन द ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट दैट आयन emit टू प्रोटॉन इन सक्सेशन विद वेवलेंथ दिस एंड दिस। एक ही हाइड्रोजन, एक ही हीलियम आयंस है, वो दो बार क्या कर रहा है बच्चों, सक्सेशन पे वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि जब ग्राउंड स्टेट में आने से पहले एक बार उसने यहां से यहां तक एनर्जी रिलीज की होगी, फिर यहां से यहां एनर्जी रिलीज की होगी, और जो एनर्जी रिलीज की है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ की है। अब हमें तो नहीं पता, मान के चलो ये डेफिनेटली λ1 है, ये डेफिनेटली λ2 है, और डेफिनेटली बीच का तो मुझे जानना भी नहीं, मुझे तो भाई ये जानना है कि ये एन वैल्यू यहाँ पे होगी और इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, ग्राउंड पे आ रहा है तो 1 होगी। इसका मतलब ध्यान से समझो, इसका मतलब कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि सर ये En-E1 पे आ रहा है, सही बात है। और इसका वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 13.6 Z² 1 - 1 में n², वैसे मुझे लिखना चाहिए 1/1 का स्क्वायर। ये आपका निकल जाएगी यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी रिलीज किया, और जो रिलीज किया एनर्जी वो इन दोनों वेवलेंथ की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। और आपको पता है वेवलेंथ एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, Hc/में λ1, Hc/λ2, दैट्स इट, खत्म। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। हीलियम में अभी हम पढ़ चुके हैं जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 होती है। तो ये हो गया 13.64 1 - 1/n², याद रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी। तो इसमें से Hc कॉमन ले लो, 12420 कॉमन ले लो, 1/, में इसको नैनोमीटर है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, आर्मस्ट्रॉन्ग में। आर्मस्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 1085, ये बन जाएगा 3040। इसको सोल्व करना है, इससे डिवाइड करना है, फिर इससे डिवाइड करना है, फिर एन की वैल्यू निकालनी है। ऐसे आंसर निकलेगा, निकालो उसको, टाइम लगा के करते रहो बस, छोड़ना नहीं है। आराम से करो, चाहे 2-3 मिनट लगे, बहुत सिंपल सा है। देखो पेपर है, पेपर को तरीके से सॉल्व करना है। 75 क्वेश्चन आने हैं। जो मीडियम है या फिर जिसको लगता है कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ 50 to 60, तो देखो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।
50 to 60 मतलब कि आप 200 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यू हैव गुड चांस टू स्कोर 75 161, मार्क्स का टेस्ट 79 होगा। है। 75 मार्क्स का टेस्ट होगा। 75 क्वेश्चन आते नहीं है क्या? पहली बार दे रहा है क्या पेपर? टेस्ट सीरीज तो कितनी दे चुके हो? 25 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चन देते हो आप तो टेस्ट में। अरे भगवान, तीनों के मिला के बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक करो बच्चे, आंसर निकालो जल्दी से। हाँ भी वंश, क्या कर रहे हो? गर्वित दिवस, शोर है। तो निकाल दो। करो जल्दी करो। यार मैं भी निकाल ही रहा हूँ। तो 1.1 कुछ है। 1/0.65, और जब मैं तो 1.2 आ रहा, राइट? ये आ रहा है क्या? यस सर। है। यस सर। कैलकुलेशन तो ठीक है, कैल नंबर तो ठीक वैल्यू पुट किए, कैलकुलेशन में मिस्टेक है हमारी। 13.6 ठीक है, इंटू 4, 1 - 1/n² ठीक है। 124
2 0 है, अच्छा चलो वो तो ले लो। उसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 12420 डिवाइडेड बाय 1085, जो कि होता है ये 11.44 प्लस 10240 डिवाइडेड बाय 3040, जो कि होता है लगभग 4, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू ही जो लैम्डा है ना, ये गलत गली है बच्चों। ठीक है, ये है 304 नैनोमीटर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, बाकी सही है सॉल्यूशन। एन की वैल्यू यहाँ से फिर 5 आएगी, मतलब वो 40 कुछ आएगी, दोनों का सम करके डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगी। कैलकुलेशन फॉर्मूला सही लगाया हमने। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी को? यस यस सर। सर। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम एट एमिट अ फोटोन कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ, अगर लाइमन सीरीज याद हो तो फर्स्ट लाइन होती है n = 2 से n = 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे सारी लाइमन सीरीज मिलते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी डज द एटम एक्वायर, वेलोसिटी निकालनी है। सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। देखो, अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना, यहाँ से भाई गया है तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकालेगा, वो हमें पता है, हम निकाल सकते हैं E2 - E1। ठीक है, और वो एक हमें वेवलेंथ तो निकल जाएगी, हमारे यहाँ से वेवलेंथ निकल जाएगी, जो कि होगा SC/λ इक्वल टू प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 - 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से हमें लेमडा निकल जाएगा हमारा। ठीक है, लेमडा निकल गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, अगर याद करो, अगर पेपर लैम्डा निकल गया तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था P = होता है H/λ। तो मेरे ख्याल से आप यहीं से बल्कि P निकाल लो। ठीक है, और P क्या होता है बच्चे, M × V होता है। तो वेलोसिटी तो निकाले थे, निकल गई, देखो कितने आसानी से। तो H/V में ये हटाओ और इधर M लगा दो, MV/C = 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 - 1/4। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा के बच्चे यहाँ पे आप 1.6 × 10⁻⁹ करना है। इस बार m आ गया बच्चे आपके पास, और आपको पता है कि E/m की वैल्यू हमने निकालना सीख चुके हैं। E हटाओ, m हटाओ, E/m की वैल्यू कितने बताई थी? 0.42। 7.7 नहीं, वो तो अंडर रूट में बताई थी ना, यही बताई थी कि ये वैसे बताई थी? ये बताई थी 0.42, यही बताई थी ना? है भाई? E/m की वैल्यू कर सकते हो, दोबारा निकाल वो लेते, तो देखो रूट रूट में आते हैं वो तो। एक बार कर लेते हैं। ये ई हो गया 9.1 × 10⁻⁻31, तो हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1। सॉरी, वन हाँ, पॉइंट वो टेन की आती पावर थी 11 होती 0.17, है ना, इंटू 10 कितना, 12। हाँ, फिर आता था 0.42 का 0.04 10⁻6, ये आती थी, है ना? ठीक है, ठीक है, ये निकल गई, ये याद रखनी चाहिए आपको वैल्यू बस। तो ये कितना हो गया बच्चे, 13.6, 3/4 ये हो गए, और सी की वैल्यू डाल दो 3 × 10⁻8।
3 से 3 कट गया। 13.6 को 0.17 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, 10 टू पावर 4, ये आ जाएगा आंसर आपका बस। समझ में आया कि नहीं है तो दोबारा देखो। क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ये हो जाएगी एनर्जी एच सी बाय लेमडा की फॉर्म में। लेमडा की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। हमें मोमेंटम की वैल्यू पता है, एच बाय लेमडा होती है, इन इक्वल टू एम वी होती है। तो हमने एच बाय लेमडा की जगह बच्चों एम वी पुट कर दिया और वी की वैल्यू निकाल दी। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि गैस कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम है, हाइड्रोजन लाइक है, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट 1 = 3। ये तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से, वेवलेंथ वाला वही हो गया। E3 माइनस E1 निकालना है और यहाँ पे वही 13.6 वाले पुट करके लेमडा की वैल्यू निकालनी। अब ये क्या बोल रहा है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगी? याद करो हमने बोला था NC2 जो मैक्सिमम है उसको NC2 पुट करना है। तो 3C2 की वैल्यू कितनी है? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 1 फैक्टोरियल कितना आएगा? 3 आंसर आ जाएगा। इसका तो 3 ही आंसर है। इसका बच्चा आप निकाल ही लोगे। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? SC अपॉन में लेमडा इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर डालना है क्योंकि लिथियम आ गया है, 1 - 1/3 का स्क्वायर। क्लियर? यहां से लेमडा निकाल लोगे? हाँ जी बच्चों। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो। A free atom of iron emit इतना फोटोन ऑफ एनर्जी। फ्री एटम ऑफ आयरन इतने फोटोन ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है बच्चों? एमिट कर रहा है। फाइंड द रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। आपको याद हो तो मैंने ऐसे समझाया था, कोई भी एटम है, एटम अगर कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। तो हमने बोला था कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या हो जाएंगे बच्चे? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। इनिशियली 0 0 थे तो इसका मोमेंटम क्या होता है बच्चों? एच अपॉन में लेमडा। और ये किसके बराबर होता है बच्चों? एम बी के बराबर होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी तो नहीं निकालनी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में आएगा बच्चों। एनर्जी की फॉर्म में आएगा तो याद करो मैंने कॉपी पे एक फॉर्मूला लिखवाया था। बताओ क्या लिखवाया था मैंने उसमें, जहाँ पे मैंने रिकॉइलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। रिकॉइलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट रिकॉइल कर रहा है तो उसकी पार्ट ऑफ एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। उसकी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब कि एक जा रही है एच सी अपॉन में लेमडा और एक जा रही है हाफ एम वी स्क्वायर। और मैंने बोलता अगर वो केवल केवल बच्चों रिलीज कर एनर्जी तो मैंने बोलता यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2। यहाँ पे एनर्जी मान के चलो कितनी है? 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी वजह से एक लैम्डा निकलेगा। यहाँ पे 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये तो अब 6.4 तो नहीं रही, ये तो डेफिनेटली 6.41 से कम होगी। अगर ये 6.41 से कम होगी तो ये लेमडा 2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या समझाया था? अगर एनर्जी ज्यादा है तो लेमडा 2 की वैल्यू कम है। इसका मतलब यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, लेमडा 1 कम है। यहाँ पे एनर्जी कम मिलेगी इसको और यहाँ पे लेमडा 2 ज्यादा हो, तो मैंने बोला था लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2 ग्रेटर देन लेमडा 1। दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर वो रिकॉइल नहीं कर रहा है तो जो सारी की सारी बच्चों एनर्जी होगी वो सारी की सारी फोटोन में निकल जाएगी। तो ये हो गया। अब क्या हुआ? अब सारी के सारी एनर्जी तो निकल रही है लेकिन वो फोटोन भी कर रहा है प्लस मोशन में भी आ रहा है। ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा क्या कि अब जो 6.4 है वो इसको तो मिलने से रही, इसको 6 मिलेगी या 5 मिलेगी। एनर्जी कम हो गई तो लेमडा क्या हो गया बच्चों? बढ़ गई। इस वजह से मैंने बोला कि लेमडा 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों? लेमडा 1 हो जाएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अब निकालना क्या है बच्चों? फाइंड द रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी निकालना। रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी, रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी निकालना है।
ठीक है। और मास दे रखा है ये रहा, पर हमें ये वैल्यू तो नहीं पता, ये वैल्यू तो नहीं पता, तो ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो अभी आपको याद हो तो मैंने करवाया था एच लैम्डा, क्या पुट कर दो, एम वी पुट कर दो यहाँ पे, एम वी। तो बन जाएगा एम वी सी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ये होगा 6.4 10⁻³ ई, वोल्ट को हटा दो, एम एम दोबारा आ गया तो ई बाय हम दोबारा निकाल लेंगे, इक्वल्स टू एम हटा दो, सी बचा, यहाँ पे वी इंटू सी बचा, ये बना वी स्क्वायर बाय 2 बचा, ये बचा बच्चों। तो वी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी अब। ठीक है, कौन सी इक्वेशन से पुट करके, 0.17 10⁻12 इक्वल टू वी सी वी स्क्वायर बाय 2। याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मैंने सोल्व भी किया था शायद क्लास में भी। ठीक है, इससे आपको सोल्व करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? v इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, ये यूज करना। क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है। यस सर। इसका क्या हम दूसरा भी सोच सकते हैं? सोचो कि अगर मैं, एनर्जी मेरे को दे रखी है यहाँ पे, एनर्जी जो दे रखी है 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं यहाँ से P इज इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा। तो अगर मैं यहाँ से लेमडा निकाल लूँ, पर P क्या होता है, एच अपॉन में लेमडा होता है, तो एच अपॉन में लेमडा क्या हो गया, पी सी। अगर मैंने P निकाल लिया E बाय सी से, जो एनर्जी गिवन है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हटा के सी से निकालता तो मेरे को P निकल जाएगा। P लगभग लगभग हो जाए, चेंज तो होगा नहीं, तो P अगर ये निकल जाए तो मैं काइनेटिक एनर्जी भी तो निकाल ही सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली। हम्म तो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा इस तरीके से एक बार ट्राई करो, देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का चेंज होता है। तो हम इतना टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक सोल्व करना तो बहुत ज्यादा टफ है। अगर सेम क्वेश्चन जेईई मेन में आया था, उसको अप्रोक्सीमेशन मेथड से करो, देखो कैसे। E इज इक्वल टू है, जो कि गिवन है 6.4 किलो, और E ये वैल्यू गिवन है एनर्जी, ये हो जाएगा एच सी अपॉन में लेमडा, और ये हो जाता हमारा पी सी। तो P की वैल्यू आ गई 6.4 × 3 इंटू ई डिवाइड बाय सी। ये नॉर्मल आपका केजी मीटर पर सेकंड में निकल गया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन से अलग कर दिया। ठीक है, तो जूल में आंसर है, जूल को सी से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, हल्का फुल्का ही आता था। ठीक है, जैसे लेमडा है, मैंने बोला था ना, ये लेमडा का कॉन्सेप्ट जो बताया था कि लेमडा 2 ज्यादा होगा लेमडा 1 से, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बिल्कुल हल्का फुल्का आता है। तो अगर मैं इसी को ही हाफ, क्या लेते थे, रुक जाओ, करंट एनर्जी लेते थे हाफ पी स्क्वायर बाय एम। तो पी की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, √2 m k। हाँ, तो इसको ही वैल्यू को बच्चा, अगर मैं √2 m k ले लूं और यहां से सीधा के की वैल्यू निकाल लूं, वो भी तो आंसर आ जाएगा, वो भी तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो वो निकाल दो बस। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है बच्चों, तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो लंबा करोगे तो कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी, ये वाला मेथड यूज करना है आपको, सॉल्व करके देना है मेरे को प्रॉपर आंसर निकाल के। क्लियर है सभी को? यस सर। हम्म
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही अगर वो आप आंसर निकालना चाहते हो तो फिर इसको ई में ही रहने देना, चेंज मत करना। नेक्स्ट देखो, एट व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट अ हाइड्रोजन एटम मूव फॉर इट इन इलास्टिक हेड ऑन। एक इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन देखा था हमने एटम के बीच में विद अनदर स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम सो दैट वन ऑफ देम एमिट अ फोटोन। एक एमिट करेगा फोटोन एंड बोथ एटम सपोज टू बी इन द ग्राउंड स्टेट। दोनों के दोनों ग्राउंड स्टेट पर है बच्चों। ग्राउंड स्टेट पर है तो अगर उनको एमिट करना फोटोन, ध्यान से समझो, एमिट करना तो उनको नेक्स्ट स्टेट में तो जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेट कौन से है बच्चे उसकी? नेक्स्ट स्टेट है उसकी n = 2। n = 2। अगर वो नेक्स्ट स्टेट में जाता है तो एनर्जी गैप कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अब वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और मुझे निकालनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो याद करो हमने क्या बोला था कि मान के चलो कि एक है m जो कि v वेलोसिटी से आ रहा है, दूसरा है स्टेशनरी, और टकराने के बाद दोनों जुड़ जाएंगे m और m, और एक v डैश जो कि फाइनल वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। तो हमने बोला था इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mv, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 2m v डैश, और v डैश की वैल्यू आई थी v/2। तो जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि जब कोई एटम दूसरे एटम से टकराएगा तो लॉस होगा, और जो लॉस होगा ना बच्चों वही वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। हमने बोला था वो लॉस करेगा तो वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। तो लॉस क्या होगा? लॉस होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि होगा हाफ mv² माइनस के फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि होगा v/2 का स्क्वायर, जो कि निकल के आएगी हाफ mv² भाग ले तो 1 - 1/4, मतलब कि 3/4 ऑफ हाफ mv², ये निकल के आएगी। हम्म, ठीक है। ठीक है, ये लॉस निकल गई हमारी। यही काइनेटिक एनर्जी पूछा था, एट व्हाट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो n = 1 पे उसके पास कितनी होती है? 13.6 माइनस के बल के, और इस पे होते हैं माइनस के 3.4। दोनों के बीच में गैप कितना बच्चों? 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट हो गया तो इतना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सॉरी 10.2, 10.2। तो इसका मतलब कि ये जो 10.2 है ना बच्चे, ये किसके बराबर हो गई? 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। तो आपको काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी थी, तो चुपचाप ये वैल्यू निकाल दो। 10.2 इंटू 4/3, ये हो जाएगी आपकी हाफ mv²। इतनी काइनेटिक एनर्जी से वो एटम मूव करेगा ताकि वो टकरा के इतनी एनर्जी रिलीज कर दे, एक्साइटमेंट में होके इतनी एनर्जी रिलीज कर दे। तो कितनी करनी पड़ेगी बच्चों? हाफ mu² और 40.8/3, तो लगभग लगभग 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी से बच्चों क्या होगा? रिलीज होगा, वो मूव करेगा। अब मैं आगे क्वेश्चन, यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे। एक्सरे का याद करो हमने कट ऑफ वेवलेंथ निकाल चुके हैं। कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला था λc = 12420 /40 के। यही निकाला था हमने, राइट? यस सर। 40,000 को उससे डिवाइड करोगे तो बहुत ही कम, देखो चलो मतलब कि <<1 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगी आपकी। उतनी ही होती है एक्सरे की वेवलेंथ। ये देखो ये क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग वोल्टेज इन द एक्सरे ट्यूब टू 1.5, तो क्या निकालना? द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ डिक्रीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो कट ऑफ वेवलेंथ थी वो डिक्रीज बाय कितनी हो जाती है? इतने कम हो जाती है, डिक्रीज बाय। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। एक बार ये देखो, एक्सरे में हमने देखा था जो λc किसके बराबर था? 12420 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल।
अब लैम्डा सी डिक्रीज बाय 26 पीएम हो गया, पिकोमीटर। मतलब कि डिक्रीज बाय मतलब कि ऐसा हो गया बच्चों। क्यों हो गया ऐसी वैल्यू? क्योंकि जो वीए है वो 1.5 वीए टाइम्स बढ़ चुकी है। तो बस हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग वोल्टेज निकालनी है, सॉरी ऑपरेटिंग वोल्टेज निकालनी है। तो लेमडा सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 12420 डिवाइड बाय वीए माइनस के 26 पिकोमीटर, 12420 1.5 वीए। यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी सी, ध्यान देना, भी मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ है। ये वैल्यू यहाँ ले जाओ, तो 12420 डिवाइड बाय वीए कॉमन लोगे, 1 - 1/1.5 आएगा। ये वैल्यू उधर जाएगी, 26 पीको में आ रही है। याद करो ये सारे के सारी वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में है। पीको होता है बच्चों 10⁻⁻12, और आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10। दो जीरो अगर मैं एक्स्ट्रा दे दूं उसको, तो ये बन जाएगा 2600 आर्मस्ट्रॉन्ग बन जाएगा। नहीं सॉरी, 26 बनेगा। दो जीरो दे रहे हैं तो 0.26 आर्मस्ट्रॉन्ग बन जाएगा। 10⁻⁻12 में दो जीरो और देते तो 0.26 आर्मस्ट्रॉन्ग बन गया। अब आर्मस्ट्रॉन्ग भी लगाने की जरूरत नहीं, अब आपने कैलकुलेट वैल्यू एग्जैक्टली कर ली। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये होगा 2/3। 1 - 2/3 कितना होता है? 1/3। तो 12420 वी ए 1/3 इक्वल टू 0.26। तो वीए की वैल्यू आगे बच्चे 12420 3 × 0.26, ये वैल्यू है बच्चे आप। सर में आ गया क्वेश्चन, यस और नो? यहाँ पे डिक्रीज बाय है, इस वजह से इस तरीके से निकालना है। क्लियर एवरीवन? यस सर। दिवस गर्वे शोर सो रहे हैं क्या वंश लवन्या? हो गया जय है। वाह, क्लियर। क्लियर सर, हो गया सर। अगला देखो। एक्सरे ट्यूब है ऑपरेटिंग एट 20 kHz, 20 kV। Suppose the electron convert only 70% of its energy into the photon at each collision। हर एक कोलिजन पे इतना। फाइंड द लोएस्ट थ्री वेवलेंथ। इतना बड़ा तो आएगा नहीं देखो, पर मैंने लिया ताकि आपको पता रहे कि निकालना कैसे कैसे। पहले तो वन ऑफ द निकालेंगे, ठीक है? तो देखो, वो कह रहा है कि एक तो 20 kV है। फिर सपोज द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट 70% ऑफ इट्स एनर्जी इनटू द फोटोन। तो जितनी एनर्जी वो निकालेगा, ठीक है, उसका 70% तो चला ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो भैया मैं कट ऑफ वेवलेंथ निकालूंगा यहाँ से। तो मैं कट ऑफ वेवलेंथ निकाला मैंने, लेमडा सी 12420 डिवाइड बाय 20 के से हटाऊंगा तो 20 यहाँ पे आएगा, एक और जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा। तो मेरे ख्याल से 0.621 भी आएगा, तो इतना आर्मस्ट्रांग बहुत है। ये आ गया लेमडा सी। अगर यही वोल्टेज मैं डायरेक्टली दे दूं और यही सारी की सारी एनर्जी इसी जो जो इलेक्ट्रॉन है यही ये वाली वोल्टेज लेके मूव करे, तो जो एनर्जी वो प्रोड्यूस, जो फोटोन वो प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा एच सी अपॉन में लेमडा सी पे ही। तो जो कि कितनी हो जाएगी आपको पता है, 20 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाएगी। क्यों? फिर लेमडा की वैल्यू यही पुट करोगे, यही वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सेम यही आएगी। पहली वाली तो 20 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी। ठीक है, अब वेवलेंथ निकाली तो पहले तो, अब 70% इसकी खो गई है। 20 के में से 70% तो इसकी चली गई। अब 70% इसकी तब निकलेगी वो एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट हुई, 70% ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि ध्यान से देखो, 20 के का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 70% मतलब कि 0.7 किसके बराबर होगा? एच सी अपॉन में लेमडा वन के बराबर होगा बच्चों। क्योंकि यही तो उसने फोटोन रिलीज किया है, किसका? टोटल एनर्जी का 70% वो फोटोन में कन्वर्ट कर दिया। तो 70% कितना हो गया बच्चे? 714, 14 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू भी तो थी, 80 की वैल्यू कितनी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में?
12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मेरे ख्याल से जो हमारी वेवलेंथ निकलेगी वो निकलेगी 12420 डिवाइड बाय 14 इंटू 10⁻³ 3 से काटा तो बच्चे यहाँ पे आ गया, तो 12.4 डिवाइड बाय 14 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर? यस यस सर। सर। क्लियर है ना? अब देखो, अगर अब ध्यान से सुनो, अब ये फोटोन देखो, पहले फोटोन तो तभी रिलीज होगा ना जब उसका 70% हो गया, ठीक है? इसका मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन, अब सॉरी, अब फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? इतनी एनर्जी है। अब फिर ये फोटोन किसी से टकराएगा, तो जब वो टकराएगा तो वो अपना उसका 70%, मतलब 14 इंटू 10⁻³ का 70%। कितना बच्चे? 70%। यही हो गया ना? नहीं रुक जाओ, सॉरी, ये क्यों करेंगे? ये तो फोटोन जनरेट कर दिया उसने, कितने में से? इतने में से। अब बच्चे जो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची? सर इलेक्ट्रॉन के पास बची ओनली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची, है ना? ये तो बची। देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा है, कर रहा है, तो उसने जब टकराया तो उसने अपनी 70% एनर्जी फोटोन में दे दी। बाकी बाकी मूव कर रहा 30% से, 30% से मूव कर रहा। 30% कितनी होगी? 6 किलो वोल्ट। अब ये फर्दर दोबारा जब फोटोन रिलीज करेगा तो वो कौन कितनी परसेंट पे करेगा? उसके 0.7% पे। तो 0.7 पे कितना हो जाएगा बच्चे? 7×6 = 42, 4.2 किलो। और ये कितना हो जाएगा? 12420 डिवाइड बाय λ2। तो λ2 होगा 12420 डिवाइड बाय 4.2 किलो। किलो जाएगा तो बच्चे यहाँ पे आएगा, तो लगभग लगभग इसकी वैल्यू 12, 4, एक जीरो से, एक जीरो हटेगी यहाँ से, यहाँ चली जाएगी, तो आ जाएगी 12420 डिवाइड बाय 42। ये वैल्यू आएगी λ2 की वैल्यू। अब देखो, अब 70% मतलब 2 तो जा चुकी है एनर्जी, 6 में से उसकी 4.2 जा चुकी है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी 20 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट से उसने एक फोटोन को रिलीज कर दिया जब वो मेटल से टकराया था। पता ना, एक्सरे ट्यूब में जब टारगेट मेटल से टकरा रहा था तो 70% अपनी एनर्जी लूज कर दी और वो फोटोन जनरेट कर दिया, तो उसकी वेवलेंथ ही हो गई, ये काम खत्म। तो बची उसके पास कितनी? अब सर 6 बची। 6 बची तो 6 का फिर 70% कितना निकाला बच्चों? इतना। तो उसकी वजह से हमने एक और वेवलेंथ फोटोन मतलब प्रोड्यूस करी, ये भी खत्म। अब उसके बाद बची कितनी? सर उसके बाद बची है, सर 6 में से 4.2 तो निकाल ही चुका है, तो सर अब मेरे पास बचे ओनली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.2420, सॉरी किलो में है ये, और डिवाइड बाय 2। तो λ2 किसके बराबर हो जाएगा? 12420 डिवाइड बाय 1.8 इंटू 10⁻³। ये तीसरी लैम्डा होगी, ये तीसरी लैम्डा होगी बस। ऐसे 3 लैम्डा निकलेंगे। सर में आया कि नहीं आया? पहला टकराया तो 70% लूज करके फोटोन दे दिया, फिर जो उसके बाद 30% बची उससे मूव कर रहा है, फिर टारगेट मैटर से टकराया तो उसमें से उसने 30% लूज, 70% लूज कर दिया, फिर उसके 30% से मूव कर रहा है, फिर टकराया, फिर उसके 70% से बच्चों फिर फोटोन रिलीज कर दिया, तो उसने 3 फोटोन रिलीज कर दिया। ऐसे फोटोन रिलीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। पर आपने देख रहे होंगे धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब कि एक्सरे ट्यूब जब वो बार बार इलेक्ट्रॉन बच्चे वो टकराएगा तो शुरू शुरू प्रोड्यूस करेगा, बाद वाली धीरे धीरे वो एक्सरे से दूसरी रेंज में चला जाएगा, अगर वही सेम इलेक्ट्रॉन बार बार टकरा रहा है। क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया सभी को? यस। यस सर। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने कल भी किए थे। देखो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा। के अल्फा का मतलब समझाया था, के मतलब के पे आ रहा है, अल्फा मतलब कि जस्ट ऊपर वाली स्टेट से आ रहा है, ऑफ कॉपर है, Z = 10 है। इफ द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ आयरन इतना है तो हमें कॉपर का निकालना। तो याद करो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू A Z - B।
बी की वैल्यू देखो पहले से बोल दिया 1 लेनी है, जेड की वैल्यू ये रही, जेड की वैल्यू ये रही, एक की वैल्यू दे रखी है तो 1 1 मान के 2 2 कर लेना। पर ये याद रखना बच्चे, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी बाय लेमडा वन, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी बाय लेमडा टू। तो एक की वेवलेंथ मान के चलो गिवन है, दूसरी निकालनी है, जेड जेड गिवन है, जैसे डिवाइड करोगे ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो निकल जाएगा मेरे ख्याल से। यस और नो, है ना। नेक्स्ट देखो, देखो ये 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये बोल रहा है कि द करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे ऑफ द फ्रीक्वेंसी इतना है, आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल ड्यू टू फ्रॉम एल टू के। ठीक है, एल टू के शेल है, मतलब के बाद एल आता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है बच्चे, के अल्फा बता रहा है। तो जो एक्सरे जो फ्रिक्वेंसी यार एमिटेड हो रही है ड्यू टू के अल्फा की वजह से हो रही है। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल यूजिंग मूजले लॉ टेकिंग रेडबर्ग कांस्टेंट इतना। अब क्योंकि हमें तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, हमें तो सर और वैल्यू नहीं पता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मैंने आपको एक चीज कल को एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर वो एल से के पे आ रहा है ना, तो आप इसको इस तरीके से लिखना, देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेना, ई एल माइनस ई के इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। के की वैल्यू पहले के की वैल्यू लिखते हैं तो आपको पता 1 होगी, और एल की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो जेड नहीं लेना था बच्चे, मैंने क्या समझा था, यहाँ पे जेड माइनस बी का स्क्वायर लेना है, जेड माइनस बी का स्क्वायर लेना है, ये लेना था। ठीक है, हमें रेडबर्ग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ई एल माइनस ई के क्या होता है, एस सी अपॉन में, सॉरी एच एफ, फ्रिक्वेंसी गिवन है ना एच एफ, तो सिंपल एच एफ गिवन है, एच आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता, ये भी पता, सिंपल जेड की वैल्यू निकालनी है, एटॉमिक नंबर निकालना, अब तो निकाल लोगे। बी की वैल्यू ध्यान रखना है, यहाँ पे जब गिवन नहीं होता तो 1 वैल्यू पुट करनी है। मुझे तो रेडबर्ग की वैल्यू का भी कोई यूज नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। यस सर। तो किसी ने मूजले लो बोल दे तो आप डायरेक्टली जेड नहीं पुट कर सकते, जेड माइनस बी का स्क्वायर पुट करेंगे। तो सिंपल सा क्या है, एच एफ इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड माइनस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ। तो बस जेड की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, एच की वैल्यू भी देता है एग्जामिनर हमेशा। ठीक है, बस दे देखो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, पहले बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है, इन द हाइयर एक्साइटेड स्टेट है, एक हाइयर एक्साइटेड स्टेट पर है, ऑफ क्वांटम नंबर एन है। दिस एक्साइटेड स्टेट कैन मेक अ ट्रांजिशन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। याद रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कई बार बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं, जो कि गलत है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताया था स्टार्टिंग में ही, एन इक्वल टू 2 होता है, ग्राउंड स्टेट पे नहीं बोला। बाय सक्सेसफुली एमिटिंग 2 फोटोन ऑफ एनर्जी, इतना इतना, इसका मतलब कि ध्यान करो, ये तो हम अभी अभी जस्ट हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि ई एन माइनस ई टू जो एनर्जी होगी वो होगी 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, मतलब कि हाइयर से पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो दो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दो फोटोन प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अल्टरनेटिवली द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक द ट्रांजिशन टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, तो मतलब कि ई एन माइनस ई थ्री कितनी प्रोड्यूस कर रहा है बच्चे, 4.2, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एन और जेड। ठीक है, चलो ये तो बात, ये तो हमें पता ही है, दोनों को सम कर देंगे। ये किसके बराबर होगा, सर ये होगा 13.6, हाइड्रोजन लाइक एटम है, जेड की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर
कौन से स्टेट से आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर इक्वल टू 13.6 z² 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां से फिर एक तो ई एन कैंसिल हो जाएगा या फिर एन एन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको जेड की टर्म में आंसर आ जाएगा बस। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, ये हो गया 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया 0 9 2 11 12 और 1 10, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जितना भी दे रहा है बच्चे, दिस माइनस दिस करोगे तो आपका आ गया 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 13.6 z² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तब तो जेड के वैल्यू निकल जाएगी आपसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो कट गया। इसको नीचे ले जाओ, ये हो गया 1/4 1/9। ये और सोल्व कर देना एल्शियम लेके, तो जेड के वैल्यू अब तो निकल जाएगी सभी से। यस और नो? क्लियर है? एक जेड की वैल्यू निकल जाएगी तो दूसरे वाले में पुट कर दोगे तो एन की वैल्यू भी निकल जाएगी। क्लियर हो गया सभी को ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। अब देखो ये है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन आ रखा। एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी इतना, बीम ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक फॉइल, अगर इंटर एटॉमिक इतना है तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, याद करो कल ही हमने पढ़ा है डिफ्रैक्शन एंगल। डिफ्रैक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? फिर 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। सर डी गिवन है, गिवन है सर, थीटा निकालना है, ठीक है थीटा तो निकालेंगे पर लेमडा तो बताओ। सर लेमडा तो मेरा बाएं हाथ का खेल है सर, ये एनर्जी इससे तो मैं लेमडा निकाल दूंगा कैसे? सर ई होता है Hc/, में लेमडा, तो लेमडा क्या हो गया, Hc/, में ई। बस खत्म। एन के वैल्यू 1 पुट कर दो तो हो गया Hc/, में ई 2D साइन थीटा बच्चे बस। देखो कितना आसान, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी एक्चुअली में, साइन थीटा के तब में या थीटा इनवर्स की वैल्यू दे रखी थी बस। तो एच सी की वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होती है, ओनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। और ई की वैल्यू दोनों को डिवाइड करके 2D को नीचे लेके जाके साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बस आपके पास। Hc/2D, ये आ गया आंसर। क्लियर एवरीवन? Yes, यस sir. सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है द रेशो ऑफ द पावर, ठीक है, द रेशो ऑफ द पावर ऑफ ए लाइट सोर्स S1 टू द लाइट सोर्स S2 इतना, ठीक है, पावर का रेशो दे रखा है। अगर S1 एमिट इतना फोटोन पर सेकेंड है, इतनी वेवलेंथ, तो S2 वाला कितने फोटोन पर सेकेंड, तो फोटोन पर सेकेंड वाला क्वेश्चन आ गया। फोटोन पर सेकेंड वाला तो सर आपने हमें बताया था NP फोटोन कितने प्रोड्यूस करता है, वो होता है P λ/में Hc, अगर याद हो तो। पहले वाले केस में P1 λ1 हो जाएगा, दूसरे वाले केस में P2 λ2 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो ये पोर्शन तो कैंसिल ही हो गया। पहले वाले का दे रखा है 2 × 10⁻15, दूसरे वाला तो निकालना है। मेरे ख्याल से P1/P2 का रेशो दे रखा है, S1/S2 का रेशो दे रखा है 2, λ1 की वैल्यू दे रखी है 600, इसकी वैल्यू दे रखी है 300, ये भी 2, 2 ये भी 2 ये भी, तो आ गया 4। ये हो गया NP2, 2/4, मेरे ख्याल से 20 ले लो, क्यों, क्योंकि 14 में पहले ही बोल रखा है। 10⁻14 कितना आ गया आंसर, 5, 5 आंसर आ गया बस। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन, 25 से 24 है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. देखो नेक्स्ट, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमने किया था। द फर्स्ट डिप इन द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर द हाइड्रोजन ऑब्जर्व टू बी इतना, ठीक है। फर्स्ट
डिप इन द करंट वोल्टेज ग्राफ इतना है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब उसने डिप किया इतनी एनर्जी, इतनी वोल्टेज को यूज करके, उसने हाइड्रोजन एटम ने वेवलेंथ एमिटेड करी, ठीक है। ठीक है बच्चों, और कितनी वेवलेंथ एमिट करी? वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल पे जाके करी है। तो कैसे करेंगे भाई? देखो, वेवलेंथ निकालना है तो मुझे ये 10.2, अगर वोल्टेज डिप कर रहा है, याद करो 10.2 कहाँ से करता था, ये तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे होता है 13.6, अगले वाला होता है माइनस के 3.4। डिप कर रहा है तो डेफिनेटली जब वो एक्साइट कर रहा है यहाँ से, तो इधर कितनी एनर्जी का गैप होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही तो होता है। इसके लिए इतनी वोल्टेज दी है उसने, तो फर्स्ट से सेकंड पे ही तो जा रहा है। फर्स्ट से सेकंड पे ही जा रहा है, हमें तो बस इतना ही तो बताया इसने, बस बात खत्म। सर फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है तो वेवलेंथ तो मैं बहुत आराम से निकाल दूंगा। कैसे? सर अब तो बाएं हाथ का खेल है, बस ये तो जानना था मेरे को, ये बस घुमा के दे दिया। तो अगर जिसको ये थोड़ा डिफरेंसेस याद है तो वो आराम से कर सकता था। तो बस E2 - E1 इक्वल टू SC अपॉन में लैम्डा। सर E2 - E1 कैसे निकालेंगे वो भी बताना पड़ेगा क्या मेरे को? बस ये पता है। देखो एस सी की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में दे रखी है। नैनोमीटर में दे, वो जीरो गायब कर रखा है। ई की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है। हाइड्रोजन है, जेड की वैल्यू तो 1 है, बात ही खत्म। बस अब तो लैम्डा निकाल लोगे तो ये भी नहीं निकाल पाओगे। अब तो निकाल लोगे। यस सर। ठीक है, एस सी की वैल्यू गिवन है, E2 E1 की वैल्यू तो आपको पता ही है, निकाल ली हमने यहां से बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एन एटम एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, पहले उसने वेवलेंथ इतना एब्जॉर्ब किया, फिर उसने एक फोटोन रिलीज कर दिया, मतलब कि एमिट कर दिया इतना। अगर नेट एनर्जी एब्जॉर्ब, अच्छा सॉरी, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब निकालनी है, इतना है, तो इनके लिए खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। इसको तो मुझे विदाउट फॉर्मूला ही करना चाहिए, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि पहले ऑब्जॉर्ब किया फिर सर एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, ऐसा नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। इसने वेवलेंथ ज्यादा प्रोड्यूस करी है, आपको पता है कि इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ ज्यादा प्रोड्यूस की है तो जो भी इसने एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी इसने रिसीव करी है, मान के चलो इसने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने रिसीव करी है, उसमें से जो वाई अमाउंट की वजह से उसने एक फोटोन रिलीज कर दिया, और बचा उसके पास कितना? सर Y - X बचा। तो वही तो कह रहा है, जो उसने नेट एब्जॉर्ब करी है तो Y - X एब्जॉर्ब करी है, क्योंकि Y तो उसने निकाल ही दिया, X रिसीव किया, Y निकाल दिया। अब X रिसीव किया, Y निकाल दिया, तो वो क्या हो गया? ध्यान से देखो। सर X रिसीव किया है ना, तो एक्चुअली में इसका हो गया HC/500 नैनोमीटर, माइनस के SC/600 नैनोमीटर। खत्म, बस क्वेश्चन भाई, यही तो था। कोई बच्चा समझदार हो तो इतना लंबा कुछ कर ही नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि कुछ एनर्जी यहां से उसने रिसीव करी, वो एनर्जी बाहर फेंक दी, दोनों का डिफरेंस ही उसने टोटल एब्जॉर्ब किया। एच की वैल्यू दे रखी है इस बार, ठीक है, सी की वैल्यू दे रखी है, तो आपको सेपरेटली निकालना है, सेपरेटली निकालना है वैल्यू बस। सर में आगे बच्चों, यस और नो? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि यस नहीं हुआ? देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो। क्लियर सभी को? दिवस, गर्वित, जय, वंश, नितिन, ठीक है। यस यस ये देखो, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट कर रही है हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली एमिट द रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ। 6 डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो? 6 डिफरेंट वेवलेंथ, इसका मतलब कि याद करो, जब वो N = 3 से 1 पे आता था तो वो 3 ही प्रोड्यूस करता था। क्यों? क्योंकि 3C2 मेरा 3 होता है।
अगर वो n = 4 से आ रहा था तो 4c2 ही होता है 6। इसका मतलब कि n = 4 से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है n = 1। इसी के बीच में जो भी हो रहा है इन्हीं के बीच में हो रहा है। पहला पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो गया। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अ फोटोन इन ग्राउंड स्टेट पर टकराया तो हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब किया और सब्सिक्वेंटली एमिट, तो उसने यहां से भैया यहां पे भेज दिया। तो स्पेस की फ्रीक्वेंसी निकालने की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। सब कुछ दे रखा है बच्चों। फ्रीक्वेंसी तो आप क्या है फ्रीक्वेंसी, HF। हाइड्रोजन है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन से कहां से जा रहा है, 1 से जा रहा है इस पे। बताओ आप क्या निकालना था। एफ की वैल्यू निकालनी है बस। अब एफ की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। बस यही तो निकालना था, n = 4 किससे, 6 डिफरेंट वेवलेंथ से। सर में आ गए सभी को, यस और नो। यस सर। ठीक है। Yes, sir. ये देखो, ये कह रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मास इतना है, मूविंग विद इतना, अंडर मैटर वेव कंसिडरेशन। याद करो मैटर वेव कंसिडरेशन, डी ब्रोगली ने तो बोला था पार्टिकल विल बिहेव एज, किसकी तरह बिहेव करेगा। चलो ये तो गामा विजिबल तो बात की बात है, वैसे तो हमें रेडियस कुछ कुछ तो पता ही है, फिर भी ये था। तो जो डी ब्रोगली ने बोला था वो बताया था H/P, पी क्या है मेरा MB। एच की वैल्यू पुट करो 6.634 10⁻⁻⁻34। मास की वैल्यू 10⁻⁻30। स्पीड है 2.21 10⁻⁶। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 24, है ना। -30 + 6 -24, यहाँ जाके 10⁻⁻10। अभी के लिए ये लेके चलते हैं, और 6.6 को 2.2, अरे ये तो 3 के आसपास ही आ गया। 3 × 10⁻⁻10, मेरे ख्याल से 3 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या लगता है 3 आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सी रेडिएशन करेगा बच्चों, बताओ। 3 आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सी रेडिएशन करेगा। हितेन बताओ कौन सी करेगा। आ जाएगा सर। है। एक से ही रह जाएगा। तो तेज, सो नींद आ रही है क्या तेरे को। मेरी है, तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। खराब रखता है क्या 24 घंटे अपनी। नहीं, कल हो गई थी। इलेक्ट्रॉन अभी ग्राउंड स्टेट पर है, ऑफ हाइड्रोजन एटम है, हैज ऑर्बिटल रेडियस इतना है, ठीक है। while that of electron in the थर्ड एक्साइटेड स्टेट, याद करो आराम से पढ़ा करो, n = 4, वो इतना है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। डी ब्रोगले वेवलेंथ का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे निकालना है। डी ब्रोगले का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हम लेमडा और एन का रिलेशन निकाल सकते हैं। ये रेडियस हमें गिवन है, एक तरीके की रेडियस गिवन है। तो पहले बताओ लेमडा और आर का रिलेशन निकाल सकते हैं, लेमडा और रेडियस का। लेमडा और रेडियस का रिलेशन कैसे निकालेंगे। लेमडा और रेडिएशन, ओ सॉरी, रेडियस का। लेमडा क्या होता है हमारा, लेमडा होता है H/P, दैट इज MB होता है ये। और क्या होता है, 2 m के में भी याद नहीं आता है। वेलोसिटी में आर आता है, वेलोसिटी में आर आता है। हम्म। हमने पढ़ा था mv² अपॉन में r इक्वल्स टू
के टाइम्स जेड ई इंटू ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना? ये पढ़ा था हमने। तो एक आर से एक आर कैंसिल था, तो वी का रिलेशन आ गया आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर, ये होगा, राइट? ठीक है, तो बस यस सर। इसका मतलब कि लैम्डा वी के इनवर्सली है और वी इसके इनवर्सली है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चे रेडियस के। ठीक है, बस अब तो मेरे ख्याल से काम खत्म है। अब सिंपल क्या करना है, रेशो निकालना है। वो तो दोनों की रेडियस दे रखी है, रेडियस का मेरे ख्याल से वो कर दो, λ1 डिवाइड बाय λ2 कर दो, आंसर आ जाएगा बस। ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट पे निकालना है। कर दोगे आप, यस और नो? यस सर। नहीं, देखो, ये वो वाला क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टाइप। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मेक्स ए ट्रांजिशन टू nth एनर्जी स्टेट। ठीक है, फोर्थ से nth पे चला गया बाय एमिटिंग इतनी फोटोन ऑफ एनर्जी। एक प्रैक्टिकली सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम है, वो बच्चे फोर्थ n = 5 से ट्रांजिशन हो रहा nth पे, लेकिन एमिट कर रहा है अपने में से। अगर वो एमिट कर रहा है तो अपनी एनर्जी लूज डाउन करेगा, तो लूज डाउन करके नीचे ही आएगा। मतलब कि 5 से नीचे आ रहा बच्चों, 5 से नीचे आ रहा है। तो इसको तो अगर आपको डिफरेंस याद हो तो आप कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से क्या क्या वैल्यू होती है वैसे बताना, 13.6, वैसे हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे वैल्यू कितने, माइनस के 3.4, अगली क्या थी 1.51, अगली क्या थी 0.8 थी शायद, है? यही थी ना? अब देखो गैप, गैप देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ गैप सा बन रहा है 3.4 और 5 के बीच में। इसका मतलब कि कहाँ पे आ गए, n = देखो, याद अगर यही इतना याद होता डायरेक्टली भी कर सकते थे। अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा है सर, इतनी एनर्जी रिलीज करिए, मतलब कि E5 माइनस En = 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 - 1/5 का स्क्वायर, दैट्स इट। आपको क्या करना है, सॉरी 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 सॉरी, 1/n² -1/5 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू निकालनी है बस। हाइड्रोजन है तो डायरेक्टली अगर याद होती तो आप डायरेक्टली n की वैल्यू 2 पुट कर देते। कौन से एनर्जी लेवल पे गया, 2 पे गया। क्लियर बच्चों, सभी को क्लियर हो गया? यस यस सर। ये देखो, बस खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ ए सर्टेन ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है रेडियस, ठीक है, सर्टेन ऑर्बिट। अब सर्टेन ऑर्बिट है तो मुझे नहीं पता कि n = कौन से पर है, ठीक है। इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट है E/x, तो मैं x की वैल्यू निकालनी है। ये दे दिया, देखो ये अच्छी बात है कि इसने एक ये तो दे दिया। ये कौन सी थी, R0 या A0 है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत भी याद हो, तो मेरे ख्याल से मैंने बताया था कि जो R nth लेवल पर था वो क्या होगा, R0 इंटू क्या आता था, n² / z आता था। यही था ना फॉर्मूला, ये था क्या, चेक करो एक बार। यस सर। ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, तो 1 होती है, हटा दो उसको 1। तो Rn की वैल्यू गिवन है 8.48, और यह 0.529 इंटू n², डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे
तो एन स्क्वायर की वैल्यू निकालना बच्चे 8.48 डिवाइड बाय 0.529, वैसे तो इंटीजर की फॉर्म में ही निकलेगा। इसको हटाओ, जीरो ले आओ। 8480 डिवाइड बाय 0.5239, सॉरी। करो डिवाइड, कितना आ रहा है? कितनी आ रही वैल्यू? मेरे ख्याल से 16 आ रही है, क्या चेक करना। 16 पंजे 80 होता है ना? तो 16 के आसपास ही आएगी, तो एन की वैल्यू आ गई 4। इंटीजर है ना, एन की वैल्यू फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकती, तो सही आएगी, एन की वैल्यू 4 ही आएगी। ठीक है, अब उस पे एनर्जी लेवल निकालना है। एनर्जी लेवल निकालना है, एनर्जी लेवल। आपको पता है एनर्जी लेवल क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट पर है। तो एनर्जी लेवल उस स्टेट पे कैसे निकालते हैं? ई एन। ई एन कैसे निकालते हैं बच्चे? माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो माइनस के हाइड्रोजन एटम है, तो 13.6, एन स्क्वायर है कितना? 16। ये था आपका ग्राउंड स्टेट पे ई एनर्जी। ई डिवाइड बाय 16, आंसर आ जाएगा यहाँ 16। 4 नहीं आएगा, एन स्क्वायर है तो 16 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? तो देख लो, अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखो, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन के तो वो थोड़ा सब्जेक्टिवाइज किए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। लेकिन जो आपने प्रीवियस ईयर अभी क्वेश्चन करें, जो रिसेंट टाइम पे आए हैं, वैसे तो जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हो। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है जो शुरू के हमने क्वेश्चन में करी थी, इतनी है कि आप मैनेज कर सकते हो, आराम से कर सकते हो एग्जाम में। क्लियर है? जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में करवाए थे तो वो थोड़े से एडवांस लेवल टाइप के क्वेश्चन है, ये वाले जेई मेन के टाइप के क्वेश्चन है बस। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir.